नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। आज हम लोग ग्रामर के कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न होगा हमारा ग्रामर के बारे में, ठीक ना? कि ग्रामर कहते किसको हैं, ग्रामर होता क्या है, ठीक ना? इसी के ऊपर आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक ना? सबसे पहले देखेंगे कि ग्रामर क्या है, ग्रामर की डेफिनेशन क्या है और इसके काइंड्स क्या है, इसके पार्ट्स क्या है। इस सब को आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। आज के वीडियो के बाद आपको ग्रामर का डेफिनेशन, ठीक ना, में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना? इतना बेहतरीन ढंग से मैं आपको इसका डेफिनेशन दूँगा, ठीक ना? आप एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो को, तो पूरा डेफिनेशन आपका हो जाएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं इस डेफिनेशन का, इस ग्रामर का। प्रश्न ये रहेगा, व्हाट इज़ ग्रामर? ठीक ना? ये किसी भाषा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसान होता है ये डेफिनेशन, ठीक ना? चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, आपको डेफिनेशन देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए ग्रामर, ठीक ना? ये है ग्रामर और इसका ये है डेफिनेशन, ठीक ना? क्या है डेफिनेशन, इसको मैं एक-एक को विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक ना? सबसे पहले क्या कहते हैं ग्रामर, ग्रामर इज़ एन आर्ट इन विच वी स्टडी। ग्रामर जो है एक तरह की कला है, ठीक है ना? ग्रामर एक आर्ट है, ठीक है ना? इन विच वी स्टडी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करते हैं। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, स्टडी करते हैं अबाउट हाउ टू, हाउ टू रीड, ठीक ना? कैसे पढ़ें, ठीक ना? यानी ग्रामर जो है हमको ये बताता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को यानी किसी भाषा को कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, यानी राइट का मतलब होता है लिखना। किसी भाषा को हम कैसे लिखें, ये हमको ग्रामर सिखाता है, ठीक ना? एंड स्पीक, हम बोले कैसे, यानी स्पष्ट है कि हम क्या करते हैं, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक एनी लैंग्वेज, मतलब किसी भी भाषा को, केवल इंग्लिश ही नहीं, आप किसी भी भाषा को लिख सकते हैं, किसी भी भाषा को समझ सकते हैं, किसी भी भाषा को पढ़ सकते हैं इस ग्रामर के माध्यम से। किसी भी भाषा को सीखने के लिए ये ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। समझिए, तो क्या कहता है कि हाउ टू रीड, कैसे हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाउ टू राइट, कैसे हम लिख सकते हैं। एंड स्पीक, बोल सकते हैं। एनी लैंग्वेज, किसी भाषा को करेक्टली मतलब सही-सही, यानी किसी भाषा को हम कैसे सही-सही बोल सकते हैं, सही-सही पढ़ सकते हैं और सही-सही लिख सकते हैं, ठीक ना? इसीलिए हिंदी में कहावत है या कहा गया है इस डेफिनेशन को, शुद्ध-शुद्ध बोलना, शुद्ध-शुद्ध पढ़ना और शुद्ध-शुद्ध लिखना को ही हम लोग व्याकरण कहते हैं, ठीक ना? तो ये आपका डेफिनेशन था। एक और डेफिनेशन मैंने अपने तरफ से ऐड करने का प्रयास किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स, मतलब दूसरे शब्दों में ये जो डेफिनेशन होगा, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या है डेफिनेशन, इसको देखिए। कहता है कि ग्रामर, ग्रामर इज़ एन आर्ट, ठीक है ना? ग्रामर इज़ एन आर्ट ऑफ पुटिंग, पुटिंग का मतलब होता है रखना, ठीक ना? द राइट, राइट वर्ड ऑन द राइट प्लेस। राइट वर्ड ऑन द राइट प्लेस का मतलब होता है सही शब्दों को सही जगह पर रखना, ठीक है ना? विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, यानी स्पष्ट है कि हम सही शब्दों को सही जगह पर जो पुट करते हैं, सही जगह पर जो रखते हैं, यही आपका ग्रामर है। आप अगर ग्रामर पढ़ रहे हैं या आप बुक भी पढ़ रहे हैं, तो आप देखिएगा कि एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको शब्द लिखा हुआ, आपको सेंटेंस लिखा हुआ नज़र आएगा। जैसे कि अगर मैं ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क इन द स्टेडियम, ठीक ना? तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये जो सेंटेंस मैं बना रहा हूँ, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ये एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना? यानी राइट वे होता है, सही तरीका होता है किसको? शब्द को पुट करने का, शब्द को रखने का, ये सही एक तरीका होता है, ठीक ना? तो इसीलिए दूसरा डेफिनेशन थोड़ा मज़ेदार डेफिनेशन है। आप आज से पहले ये डेफिनेशन ऐसा नहीं देखे होंगे, ठीक है ना? तो क्या है, एक विरोध समझते हैं। ग्रामर इज एन आर्ट ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड्स ऑन द राइट प्लेस विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। आप ग्रामर की मदद से सही शब्दों को सही जगह कैसे रखें, ये सीखते हैं। सही शब्दों को, सही वर्ड को आप सही जगह पर कैसे रखते हैं, ये ग्रामर आपको सिखाता है। तो ग्रामर किसी भी भाषा का एकदम रीड होता है, बिना ग्रामर के आप कोई भी भाषा सीख ही नहीं सकते हैं, ठीक ना? चलिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ इंग्लिश का स्पेशली, ठीक ना? तो आप ये चीज़ फोकस करके चलेंगे कि मैं आपको इंग्लिश का ही डेफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक ना? और इस आप दूसरा भी डेफिनेशन बना सकते हैं, हिंदी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो
ये डिफिनेशन के बाद आशा उम्मीद करते हैं डिफिनेशन दोनों को दोनों समझ में आया होगा। डिफिनेशन के बाद मैं इसके काइंड्स पर आता हूँ। लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर के प्रकार, ठीक है ना। जो इंग्लिश ग्रामर है उसके टाइप्स, उसके काइंड्स क्या है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो हमारा काइंड्स है, ठीक है ना, प्रकार है, वो है ऑर्थोग्राफी। ये हमारा पहला डिफिनेशन है, सॉरी पहला टाइप्स है, पार्ट्स है, काइंड्स है किसका, ग्रामर का। पहला है ऑर्थोग्राफी, जिसको हम हिंदी में वर्ग विचार कहते हैं। ये 5 होते हैं, आप देख पा रहे होंगे 5 लिखा हुआ है आपके सामने में। दूसरा है इटिमोलॉजी, ठीक ना, इटिमोलॉजी इसको बोलते हैं शब्द विचार। तीसरा है सिंटैक्स, इसको बोलते हैं वाक्य विचार। चौथा है पंक्चुएशन, इसको बोलते हैं चिन्ह विचार। पांचवा है प्रोसोडी, इसको बोलते हैं छंद विचार। एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, सबका डिफिनेशन होता है। साथ ही साथ इसके अंदर में, जैसे कि पहला है आपका ऑर्थोग्राफी, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है, ठीक है ना। उसके बाद इटोमोलॉजी में पढ़ना क्या है, इस सब के बारे में भी हम विस्तार से आपको बताएंगे, ये चीज आप कंफर्म रहे, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार। इसमें आप केवल लेटर के बारे में पढ़ते हैं, लेटर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक ना। दूसरा है इटोमोलॉजी, इटोमोलॉजी जो होता है, ठीक ना, ये इसमें आप केवल शब्द के यानी वर्ड के बारे में, वर्ड बनाना सीखते हैं। इसकी CAT कैट 2-3 लेटर को जोड़ करके आप क्या करते हैं, वर्ड बनाते हैं। तो वर्ड बनाना आप सीखते हैं इटोमोलॉजी में, ठीक है। तीसरा है आपका सिंटैक्स, ठीक है ना। सिंटैक्स में यानी वाक्य विचार, यानी वाक्य के हिसाब से विचार करना है। यानी इसमें क्या होगा, सेंटेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, सेंटेंस के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। 2-3 जैसे कि आप पहले देख लीजिए कि इसमें लेटर आप A B C D ये सब एक लेटर है, ओके। इस सब के मदद से अगर लेटर मैं सीख गया हूँ तो इस लेटर के मदद से मैं क्या करूंगा, आपको शब्द बनाना सिखाऊंगा, ठीक ना। तो दूसरा है आप इटोमोलॉजी, इसमें शब्द आप बनाना सीखते हैं, ठीक ना। तो छोटे छोटे शब्द बनाना सीखते हैं लेटर की मदद से। जब आप वर्ड बनाना सीख गए तो तीसरा आता है सिंटैक्स, इसको बोलते हैं वाक्य विचार, ठीक ना, सेंटेंस, ठीक ना। इसमें जब आप कुछ वर्ड बनाना सीख गए तो कुछ वर्ड की सहायता से क्या करिएगा, शब्द बनाना सीख जाइएगा, सॉरी वाक्य बनाना सीख जाइएगा, ठीक ना। ये आपको सिंटैक्स में सीखना पड़ेगा। अगला है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इसको बोलते हैं चिन्ह विचार। क्या बोलते हैं, चिन्ह विचार, ठीक ना। अब इसमें जो कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब कलम, ये सब जो सीखते छोटा छोटा जो चिन्ह होता है, आप ये देख रहे होंगे, ठीक ना। इंग्लिश में यूज करने जो मैंने मैंने भी कहीं कहीं यूज किया है, फुल स्टॉप कहीं यूज किया है, कहीं पर हाइफन यूज किया है, कहीं पर कॉमा यूज किया है, कहीं कहीं पर सेमी कॉलन यूज किया है। तो ये सब जो वर्ड में, सॉरी ये सब जो चिन्ह में यूज कर रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये भी ग्रामर का ही देन है, ये ग्रामर का ही आ रहा है, ठीक ना। तो ये इसमें हम लोग पंक्चुएशन हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह को पढ़ने वाले हैं, ओके। और एक लास्ट है प्रोसोडी, छंद विचार। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें आप कविता, नॉवेल या छोटी छोटी चीजों को आप इसमें पढ़ने वाले हैं, तो ठीक ना। ये ज्यादातर कविता से रिलेटेड होता है, जो कवि वो भी यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये टोटल था 5 जो कि ग्रामर के टाइप्स थे, ठीक ना। ये ग्रामर का डिफिनेशन था। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों समझ में आया होगा, दोनों डिफिनेशन, साथ ही साथ इसके जो टाइप्स थे, इसके जो पार्ट्स थे, वो समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन टॉपिक, ठीक ना, जो कि जिस बच्चे को बेसिक नहीं आता होगा इंग्लिश का, वो भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकता है और अंग्रेजी सीख सकता है, अपने ग्रामर को और ज़्यादा बेहतर बना सकता है। तो चलिए हम आज से शुरुआत कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश का, ठीक ना। 4-5 होगा तो 4 या 5 वीडियो में मैं आपको बना करके टोटल बेसिक इंग्लिश को बताने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। एकदम छोटे बच्चा को भी आप सिखा सकते हैं, इस वीडियो को दिखा सकते हैं, ठीक ना। छोटा बच्चा है जो कि 5, 6, 7 में पढ़ता है, ठीक ना, वो छोटा सा बच्चा को भी आप अगर बताइएगा तो वो भी अंग्रेजी सीख सकता है इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, कि ग्रामर में जो ऑर्थोग्राफी यानी ग्रामर के जो टाइप्स होते हैं, जैसे इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ग्रामर जो होती है, उस ग्रामर के 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। ग्रामर के 5 टाइप होते हैं, पाँचों टाइप में हमको विभिन्न प्रकार के चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है, ठीक ना। वही आज उसका फर्स्ट पार्ट लेकर के, यानी फर्स्ट जो ऑर्थोग्राफी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक ना, उसको लेकर के मैं आया हूँ आप लोगों के बीच, ठीक ना। और आशा उम्मीद करें कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन लगे। चलिए, तो सबसे पहले जानें कि ऑर्थोग्राफी होता क्या है, उसके बाद मैं इसके अंदर की चीज़ों को पढ़ने वाला हूँ, ठीक ना।
और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होगा, ठीक ना? आज तक के आप सोच नहीं सकते हैं उतना मज़ेदार टॉपिक ये होने वाला है, ठीक ना? आपको इस तरह का वीडियो पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, आप संभाल कर देख लीजिएगा। ना इस तरह की क्वालिटी, ना इस तरह का कंटेंट, आपको दोनों चीज़ नहीं मिलने वाला है, ठीक ना? तो ज़रूर इस वीडियो में आप बने रहें, ठीक ना? मुझे आशा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे कर पाइएगा। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्थोग्राफी समझे। सबसे पहले जानें कि ऑर्थोग्राफी ये है क्या? ठीक ना? जो ऑर्थोग्राफी है वो है क्या? ठीक ना? ऑर्थोग्राफी को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी ये ग्रामर का 5 जो टाइप्स होते हैं, 5 टाइप में पहला टाइप आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना? तो पहला टाइप में क्या है ये? ऑर्थोग्राफी। और ऑर्थोग्राफी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी जो है इसकी हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वर्ण विचार, ठीक ना? हिंदी है, पहले इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं, क्या है डेफिनेशन उसके बाद हम चीज़ों को समझेंगे। कहता है कि एन ऑर्थोग्राफी इज़ द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऑर्थोग्राफी जो है अंग्रेजी ग्रामर का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ऑर्थोग्राफी जो है ये ग्रामर का एक पार्ट से ग्रामर का एक हिस्सा है, ठीक ना? मैंने इंग्लिश ग्रामर इसीलिए लिखा है ताकि जो है से इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं इंग्लिश ग्रामर का चर्चा कर रहा हूँ, ठीक ना? पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स, ठीक ना? इसमें हम क्या करते हैं? इन विच वी स्टडी, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, अबाउट मतलब के बारे में, और लेटर्स का मतलब होता है अक्षर, ठीक ना? यानी ऑर्थोग्राफी में बात स्पष्ट हो गई कि जो ऑर्थोग्राफी है, जो ग्रामर के पार्ट्स होते हैं, इसमें मैं सबसे पहले स्टडी करने वाला हूँ किसका? लेटर्स का, ठीक ना? आप छोटे बच्चे होंगे तो आपको सिखाया गया होगा लेटर क्या है, हाँ, वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, अल्फाबेट क्या है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, ये सिखाया गया होगा। लेकिन मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, ठीक ना? क्योंकि कुछ बेहतर ज़रूर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। बचपन में जो सीख रहे थे वो और अभी में, दोनों में अंतर नज़र आएगा, ठीक ना? तो क्या है समझिएगा, अबाउट लेटर्स, इसमें हमको क्या स्टडी करना है? हमको लेटर के बारे में स्टडी करना है, लेटर के बारे में समझना है, ठीक ना? तो लेटर के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आपको लेटर के बारे में जानना होगा। लेटर है क्या? लेटर कहते किसको हैं? कितने प्रकार का होता है? ये सारा बात आपको जानना होगा, ठीक ना? तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं डेफिनेशन किसका? लेटर का, ठीक ना? उसके बाद हम इसके अलग-अलग टाइप्स को पढ़ेंगे। पहली है लेटर। हाँ, लेटर कहते किसको हैं? देखिए लेटर है अ लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज मतलब किसी भी भाषा का जो अक्षर है वो किसी भी भाषा का, ठीक ना? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया। स्मॉलेस्ट साउंड का मतलब होता है सबसे छोटा आवाज़, ठीक ना? हाँ, अ, इससे छोटा पढ़ ही नहीं सकते हैं। क, ये हिंदी में बता रहा हूँ। ए, बी, सी, इससे ज़्यादा छोटे इसको टुकड़ा में कर ही नहीं सकते। ए को तोड़ के अलग कर सकते हैं, ए को अलग कर सकते हैं, संभव नहीं। बी को आप अलग कर सकते हैं, नहीं। लेकिन आपको अगर बी-ओ-वाई इसको कहा जाए अलग करने के लिए तब क्या करेगा? बी को अलग करिएगा, ओ को अलग करिएगा, वाई को अलग करिएगा। लेकिन सिर्फ मैं बी को बोलना हूँ अलग करने के लिए, मैं ओ को, वाई को अलग करने के लिए बोल रहा हूँ, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक ना? तो स्मॉलेस्ट साउंड सबसे छोटा होता है ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भाषा का, व्हिच व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड। व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड का मतलब जिसको आप क्या कर सकते हैं? डिवाइड नहीं कर सकते, बाँट नहीं सकते, टुकड़ा नहीं कर सकते, अलग-अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक ना? इतना छोटा होता है लेटर। लेटर जो होता है वो सबसे छोट होता है, जिसको आप क्या कर सकते हैं? अलग-अलग टुकड़ों में बाँट नहीं सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना? इतना छोटा छोटा होता है, ठीक है ना? इनटू अदर पार्ट्स का मतलब दूसरे हिस्से में। जैसे कि मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, ए इसको कहूँगा इसको अलग-अलग बाँटिए, डिवाइड करिए, तो संभव है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक ना? बी को मैं बोलूँ डिवाइड करने के लिए तो करिएगा? नहीं। सी डिवाइड नहीं होगा, डी डिवाइड नहीं होगा, ई डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना? इसको आप दूसरे टुकड़े में अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक ना? इतना होता है छोटा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज व्हिच व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको आप दूसरे हिस्सों में तोड़ नहीं सकते हैं, अलग-अलग नहीं कर सकते हैं, उसको हम इंटू अदर पार्ट्स दूसरे हिस्से में, ठीक ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं अक्षर। क्या? अक्षर, लेटर। डिफरेंस समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए। ये आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर जो होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक ना? जब भी हम लेटर बचपन में पढ़ाया गया होगा तो हमको बार-बार सिखाया जाता था कि बड़े ये बड़का अक्षर है, ये छोटका अक्षर है, ठीक ना? ये सिखाया जाता है इस तरह की चीज़ों को, ठीक ना? उसी को हम समझते हैं। 2 टाइप्स में सबसे पहला होता है कैपिटल लेटर, जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर होते हैं ना, उसको बोलते हैं कैपिटल लेटर।
ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर्स, ठीक ना। हाँ, ए बी सी डी ई डॉट डॉट जेड तक इज कॉल्ड कैपिटल लेटर। जो अंग्रेजी के बड़ा अक्षर लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ ही समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर। इसका यूज हम आगे नाउन में भी करेंगे, ध्यान रखिएगा। जो लेटर है इसका यूज नाउन में भी कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर का यूज करना होता है। जैसे किसी का नाम आपको लिखना है तो पहला लेटर आप कैपिटल लिखते होंगे, बाकी स्मॉल लिखते होंगे, लेकिन पहला कैपिटल लिखते होंगे। यहीं से आया, कहाँ से आया, यहीं से आया, नाउन में गया हुआ है, ठीक ना। तो आपको नाउन टीचर पढ़ा रहा है, अगर आपको ये पता नहीं है तो नाउन आपके लिए बेकार है, ठीक है ना। तो चलिए, तो ए बी सी डी ये सब जेड तक जो है ये स्मॉल लेटर नहीं है बल्कि कैपिटल लेटर है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि आप बड़ा लिख दिए तो क्या हो गया, बहुत बड़ा लिख लिए कैपिटल हो गया, छोटा लिख दिए तो स्मॉल हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसका लिखने का अलग एक ढांचा होता है, ठीक ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। इज कॉल्ड इज कॉल्ड कैपिटल लेटर, इसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक ना। आप अंग्रेजी में लिखे होंगे बचपन में भी ए बी सी करके बड़ा बड़ा लेटर, ठीक है ना। चलिए, दूसरा है हमारा कैप स्मॉल लेटर। दूसरा क्या है, स्मॉल लेटर, ए बी सी डी ई डॉट डॉट जेड तक इज कॉल्ड स्मॉल लेटर, ठीक ना। अब ये लिखावट से आपको पता चल रहा होगा कि ये स्मॉल है लेटर, ठीक ना। तो ये सब के सब कौन लेटर है, स्मॉल लेटर है। इसको अगर लिखने का तरीका भी क्या होता है, अलग होता है, बाकी अक्षरों से लिखने का तरीका इसका अलग होता है। अब देखते होंगे, शुरू में चर्चा करते होंगे, ठीक ना। इसमें एक मैंने नोट करके लिख दिया है एक तन्नी को बात, छोटा सा बात, क्योंकि लेटर का स्टडी कर रहे हैं, लेटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेटर होता क्या है मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो ये कितने होते हैं, देखिए, बचपन से आप पढ़ते आए होंगे, लेटर जो होता है 26 होता है, 26 को होता है, ओके। हाँ, जैसे कि नंबर ऑफ लेटर इन इंग्लिश, हाँ, इन इंग्लिश, हाँ, आर 26, 26 को होता है। ए से लेकर जेड तक आप अगर काउंट करिएगा तो टोटल 26 को लेटर होते हैं, चाहे वह स्मॉल लेटर हो चाहे कैपिटल लेटर हो, दोनों में 26 लेटर होते हैं, 26 को लेटर होता है, ठीक। इसी 26 लेटर की मदद से आप क्या करते हैं, अंग्रेजी को लिखते हैं, ठीक ना। आज हम लोग अंग्रेजी का पैराग्राफ बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, पैराग्राफ पैराग्राफ से किताब, किताब से किताब एक तरह से पब्लिश होता है, ठीक ना। तो ये सब कहाँ से आता है, ये यहीं से शुरुआत हुई है, बचपन से हम लोग ये सीखते आए हैं, ठीक ना। चलिए, तो आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्या है ऑर्थोग्राफी, मैंने डिफिनेशन बताया ऑर्थोग्राफी का, साथ ही साथ आपको मैंने बताया लेटर क्या है, टाइप्स ऑफ लेटर बताया, स्मॉल लेटर बताया, कैपिटल लेटर बताया, ठीक है ना। इस सारा बात आपको समझ में आया होगा। आशा उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बेसिक था, ठीक ना। ये इसको बोलते हैं बेसिक इंग्लिश। जिसको नहीं आता है ना अंग्रेजी, वहाँ वो भी व्यक्ति यहाँ से अंग्रेजी सीख सकता है और अपनी नैया को पार लगा, क्या। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं इसके और कुछ पार्ट्स को लेकर के, अंग्रेजी ग्रामर के कुछ और पार्ट्स को लेकर के आपसे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। हम लोग आज देखेंगे बेसिक कुछ चीज़ें, ठीक ना, जो कि ग्रामर के पार्ट्स हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको एक दो वीडियो बना करके बताया है बेसिक क्या क्या है, ठीक ना। आज हम बात करेंगे ग्रामर के एक टॉपिक अल्फ़ाबेट पर, ठीक ना। बचपन से पढ़ते आए हैं अल्फ़ाबेट, ठीक ना, लेकिन अभी तक अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको क्लियर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो आप चिंता मत करिए, आप इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ों को कन्फर्म कर लेंगे, ठीक ना। अल्फ़ाबेट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, आज के बाद आपको बेसिक चीज़ में थोड़ा बहुत भी कहीं भी कोई भी कठिनाई नहीं होगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम अल्फ़ाबेट का। पहले जानेंगे अल्फ़ाबेट होता क्या है, ठीक ना। अल्फ़ाबेट नाम परिचित है, आप पहले भी सुन चुके होंगे अल्फ़ाबेट है क्या, ठीक ना। अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्णमाला, ठीक ना। अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। सबसे पहले समझते हैं इसका डेफिनेशन ये है क्या, ठीक ना। उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत अंतर बताऊंगा लेटर और अल्फ़ाबेट में, जो कि आप नहीं जानते होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक ना। हाँ, तो क्या है असिस्मेटिक, पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, असिस्मेटिक टेबल ऑफ लेटर्स, ठीक ना। असिस्मेटिक टेबल्स ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है, सिस्मेटिक टेबल, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है सिस्मेटिक टेबल? सिस्मेटिक टेबल का मतलब है एक क्रमबद्ध, ठीक ना? एक क्रमबद्ध बोल सकते हैं, एक क्रमबद्ध रूप बोल सकते हैं, ठीक ना? एक क्रमबद्ध संचय बोल सकते हैं, ठीक ना? यानी एक क्रमबद्ध तरीका से लिखा हुआ होगा, ठीक ना? यानी जब भी लेटर आप लिखते होंगे, ठीक ना? जैसे कि आप लेटर लिखे, ठीक ना? और क्या किए आप लेटर को पहले ए लिख दिए, फिर बी, फिर सी, हाँ, ये कंटिन्यू अब लिख पा रहे हैं।
ठीक ना? ये 26 तक अगर इसी क्रम में आप लिखते गए, ठीक ना? तो वही होगा अल्फ़ाबेट, उसी को बोलते हैं सिस्टेमेटिक टेबल। एक टेबल जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे पहाड़ा यानी टेबल पढ़े होंगे गणित में, ठीक ना? 1 2 3 ये पढ़े होंगे टेबल, ठीक ना? उसी तरह से अंग्रेजी का भी टेबल होता है। अंग्रेजी में टेबल ए, बी, सी ये टेबल ही होता है, ठीक है? इसको हम टेबल ही बोलते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ यानी पार्टिकुलर एक वर्ड के बाद एक कन्फर्म होना चाहिए, ठीक ना? ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई ये कंटीन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए, फिर डी, फिर एल, फिर के ऐसा नहीं। हमको एक सिस्टम से चलना है, एक सिस्टम के रूप में एक सिस्टम से हम लोग आगे बढ़ना है, ठीक ना? जब तक हम सिस्टम से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वो आपका अल्फ़ाबेट नहीं होगा, ठीक ना? तो यही बता रहा है कि अ सिस्टेमेटिक टेबल ऑफ लेटर इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। एक लेटर का एक सही क्रम होना चाहिए, अगर लेटर का एक सही क्रम है, तो वो आपका अल्फ़ाबेट कहलाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में लिखा हुआ ए, बी, सी फिर डी, ई, एफ ओकर बाद लास्ट में करके जेड तक ये पहुँचेगा, ठीक है? तो ये एक सिस्टम से हुआ, तो ये सिस्टम से हुआ तो ये आपको क्या कहलाएगा? ये लेटर नहीं बल्कि क्या कहलाएगा? अल्फ़ाबेट कहलाएगा, ठीक ना? अब थोड़ा अंतर हम आपको बता देते हैं, ठीक ना? लेटर और अल्फ़ाबेट में क्या अंतर होता है? आप लेटर ए के बाद सी बोल सकते हैं, डी बोल सकते हैं, एफ बोल सकते हैं, लेटर में आप बोल सकते हैं, जो मन सो। आपको मैं बोलूँ कि आप लेटर ए को लिख के बताइए, तो आप क्या करिएगा? एफ लिख दीजिएगा, एल लिख दीजिएगा, के लिख दीजिएगा, ठीक ना? फिर जे, फिर एफ कुछ भी आप अपने हिसाब से उसको लिख दीजिएगा। लेकिन जब मैं बोलूँ आपको कि अल्फ़ाबेट लिख कर दिखाइए, तो आप ए के बाद बी ही लिखिएगा, सी, डी ये एक क्रमबद्ध में। तो यही जो क्रमबद्ध जो हम सिस्टमैटिक ढंग से लिखते हैं ना, ठीक ना? यही आपका लेटर कहलाता है, सॉरी यही आपका अल्फ़ाबेट कहलाता है। ठीक ना? और जब आप जैसे मन तैसे लिख ए के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद के ये आपका लेटर हो गया, ठीक ना? इसका कोई सिस्टमैटिक ढंग नहीं होता है, इसका कोई क्रम नहीं होता है। लेकिन अल्फ़ाबेट की मैं बात करूँ तो इसका एक सिस्टमैटिक ढंग होता है, इसका एक सिस्टमैटिक क्रम होता है, ठीक ना? ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया एबीसी एक डॉट डॉट करके होगा, एक 2 होता है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू यूजेज, यूजेज मतलब होते हैं उपयोग के आधार पर। अल्फ़ाबेट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। केवल और केवल हमको यूज़ के आधार पर अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट्स में, 2 हिस्सा में डिवाइड किया गया है, 2 हिस्सा में इसको बाँटा गया है। अब 2 हिस्सा कौन-कौन समझिए, ठीक ना? पहला है वॉवेल, आप परिचित होंगे वॉवेल से, बचपन से पढ़ते आए हैं वॉवेल, आर्टिकल पढ़ रहे होंगे तो वॉवेल का चर्चा होगा ही, ठीक ना? वॉवेल, वॉवेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आइए हम आपको वॉवेल को भी डिफाइन करके बताते हैं, ठीक ना? लेटर्स व्हिच इज़ प्रोनाउंस्ड, जो लेटर होते हैं व्हिच इज़ प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस मतलब उसको उच्चारित करना, ठीक है ना? जिसका हम लोग कोई शब्द का उच्चारण करते हैं ना, उसी तरह से। लेटर्स व्हिच इज़ प्रोनाउंस्ड, कोई शब्द, कोई लेटर जिसको उच्चारित किया जाता है विदाउट विदाउट द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है? कोई भी लेटर जिसका आप उच्चारण बिना किसी कॉन्सोनेंट की सहायता से, ठीक ना? विदाउट द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट इज़ कॉल्ड वॉवेल, यानी वॉवेल उस शब्द को कहते हैं, वॉवेल वह होता है जो जिसमें बोलने में किसी भी व्यंजन की, किसी भी कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं ली जाती है, उसको आप वॉवेल बोलते हैं, ठीक है ना? अ बोलना है तो अ ए बोलिएगा, अ बोलिएगा तो अ बोलिएगा, ए बोलिएगा तो ए बोलिएगा। हैं? लेकिन डी बोलिएगा तो डी में ई आता है, एफ बोलिएगा तो ए आता है, ए आता है एफ में, ठीक ना? के में बोल ए आता है, के में ए आता है, ठीक ना? तो ये के ये कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं और मैं आपको बता रहा हूँ वॉवेल, क्या बता रहा हूँ? वॉवेल। तो वॉवेल को आपको ये समझना है, वॉवेल जो होता है लेटर्स लेटर वो वॉवेल वो लेटर होते हैं, ठीक है ना? व्हिच इज़ प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट, लेटर वो होते हैं जो जिसकी उच्चारण बिना किसी व्यंजन की सहायता से होता है, ठीक ना? जिसमें व्यंजन की ज़रूरत ना पड़े, सहायता लेना नहीं पड़े, ठीक है ना? तो इस उसको उस लेटर को आप बोलिएगा वॉवेल लेटर, ठीक है ना? वॉवेल, वॉवेल ऐसे एग्ज़ाम्पल में मैंने लिख दिया है, वॉवेल जो होता है वो कितने होते हैं? ये वही 5 होता है ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 होते हैं, ये वॉवेल होते हैं जो कि अंग्रेजी में होते हैं, आपको इसको याद कर लेना है, ठीक ना? ये 5 क्या होते हैं? ये वॉवेल होते हैं अंग्रेजी में। मैंने क्या समझाया? मैं एक बार और रिपीट कर दूँगा लास्ट में, पहले इसको समझ लीजिए। वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, ठीक ना? क्या बताया अकॉर्डिंग टू यूजेज अल्फ़ाबेट को 2 भाग में बाँटा गया है। एक होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। एक होता है वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। एक होता है वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। ये कॉन्सोनेंट क्या है? वॉवेल तो मैंने समझ लिया,
कॉन्सोनेंट क्या है, कौन खेत की मूली है, देख लेते हैं। लेटर्स विच इज प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है उच्चारित। अभी अभी तुरंत मैंने बताया आपको, ठीक है। प्रोनाउंस्ड विथ द हेल्प ऑफ वॉवेल, ठीक ना। अब ये जो कॉन्सोनेंट होगा, ये जो कॉन्सोनेंट होगा, ये कॉन्सोनेंट समझिए, ये जो कॉन्सोनेंट होगा ना, ये बोला जाएगा विद द हेल्प ऑफ वॉवेल, यानी वॉवेल की सहायता से जो लेटर बोला जाता है वो लेटर कहलाएगा कॉन्सोनेंट। लेटर्स, ये लेटर्स विच इज प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वॉवेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट, ठीक ना। यानी जो कॉन्सोनेंट, उस लेटर को हम लोग कहेंगे जो बोलने में वॉवेल की सहायता ले रहा है, ठीक ना। जैसे कि आपको बोलिए क बोलिए या के बोलिए, के में ए आ रहा है, बी बोलिए, बी में ए आ रहा है, बी ई आ रहा है, बी में ई आ रहा है। यानी जो भी आप कॉन्सोनेंट बोल करके देखिए, सब कॉन्सोनेंट में आप देख पाइएगा, ठीक है ना, कि सब कॉन्सोनेंट में कहीं ना कहीं वॉवेल का सहायता ले रहे हैं तभी बोल पा रहे हैं, ठीक ना। लेकिन वॉवेल ऐसा नहीं है, वॉवेल खुद बोलता है, खुद। जब वॉवेल की चर्चा करेंगे तो वॉवेल में किसी भी कॉन्सोनेंट की कहीं से कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कॉन्सोनेंट जो है वो बिना वॉवेल के, बिना स्वर के बोला ही नहीं जा रहा है, ठीक है ना। ये होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। डिफिनेशन एक बार और समझ लिए। लेटर्स विच इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल, जो शब्द, सॉरी, जो लेटर जिसका उच्चारण केवल और केवल आप वॉवेल की सहायता से कर पा रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक ना। ये जिस लेटर का उच्चारण वॉवेल की सहायता से हो रहा है उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक ना। ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, बी सी डी ई एफ जी, ये पूरा 21 जो है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट क्या है, 21 होता है। एक से ही वॉवेल का भी चर्चा है, ठीक ना, लेकिन उसका यूज नहीं होता है। उसके या तो वॉवेल की तरह यूज हो रहा है, या तो कॉन्सोनेंट, ज्यादातर कॉन्सोनेंट की तरह ही यूज हो रहा है, इसीलिए मैंने उसको कॉन्सोनेंट में ही ले लिया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसका यूज ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या था, अल्फाबेट, इसके टाइप्स, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, एक बार और समझ लीजिए। अल्फाबेट जो होता है वो 26 होता है, 26 जो होते हैं, ठीक है, समझिए, वो 26 जो लेटर होते हैं, ठीक है, उस सब लेटरों का जो एक क्रमबद्ध समूह होता है, ठीक है, उसी क्रमबद्ध समूह को, ठीक है, एक सिस्टेमेटिक ढंग को हम लोग अल्फाबेट अल्फाबेट बोलते हैं। इसका एक और डिफिनेशन होता है कि देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट, ठीक है। अंग्रेजी के जो 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, वो सब के सब को हम अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक ना। जैसे कि 26 जो हो गया ये अल्फाबेट हो गया, इसको दो भाग में बांटा गया, इस 26 को आप दो भाग में बांटे हैं, एक को वॉवेल बोलते हैं, ठीक ना, यानी एक को वॉवेल बोलते हैं जिसकी संख्या 5 होती है, इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, इसकी संख्या 21 होती है, ठीक है ना। इसमें जब इसका उच्चारण करना हो, ठीक है ना, तो ये बिना वॉवेल की सहायता से, सॉरी, तो वॉवेल है ही है ना, तो ये बिना कॉन्सोनेंट की सहायता से बोला जाता है, लेकिन ये वॉवेल की सहायता लेकर के ही इसका उच्चारण होता है। तो ये था आपका अल्फाबेट, जिसमें मैंने आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में विस्तार से बताया। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एग्जाम फैमिली में आज हम लोग देखने वाले इटमोलॉजी, जो कि ग्रामर का पार्ट्स है, ठीक ना। बड़ा आसान टॉपिक है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। इससे पहले मैंने आपको दो ऑलरेडी वीडियो बना करके डाल दिया है, उसको भी आप देख लीजिएगा एक बार। आज हम समझने वाले हैं इटमोलॉजी क्या है, इटमोलॉजी कहते किस में है, तथा से इसका जो हिंदी होता है ये क्या होता है, ठीक ना। इटमोलॉजी को सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन जानेंगे, साथ ही साथ इटमोलॉजी के कुछ पार्ट्स जो हैं उसको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इटमोलॉजी, इटमोलॉजी क्या होता है, इसको शब्द विचार कहते हैं, शब्द के हिसाब से विचार किया जाएगा, यानी वर्ड के बारे में हमको पढ़ना है, इसमें शब्द के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक ना। सबसे पहले समझिए आपकी इटमोलॉजी है क्या, इटमोलॉजी कहते किसको है, ठीक ना। बड़ा सिंपल है, इटमोलॉजी जो है, इटमोलॉजी इज अ, समझिएगा, इटमोलॉजी इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक ना। इटमोलॉजी जो है इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है, इन विच वी स्टडी, ठीक ना, अबाउट वर्ड, ठीक है? यानी इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है, जो इटमोलॉजी है ये इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले, हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, किसका, अबाउट वर्ड, केवल और केवल वर्ड के बारे में, शब्द के बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। जिसमें भी हम लोग शब्द के बारे में स्टडी करें, अध्ययन करें, ठीक ना, उसको हम लोग इटमोलॉजी बोल रहे हैं, ठीक ना, बोलेंगे। इटिमोलॉजी का ही ये पार्ट्स है, वर्ड, ठीक। तो एक कंफ्यूजन आता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया लेटर, तो लेटर को जोड़ जोड़ कर करके आप शब्द बना सकते हैं, ठीक है।
लेटर को अगर आप जोड़िएगा, 1, 2, 3, 4 लेटर को एक साथ अगर कनेक्ट करिएगा, ठीक ना, तो वो क्या बनेगा? वो वर्ड बनेगा, ठीक ना? तो वही वर्ड का स्टडी, वर्ड वर्ड का अध्ययन हम लोग जिस ग्रामर के जिस पार्ट्स में करते हैं, उसी को हम लोग इटिमोलॉजी बोलते हैं। अर्थात शब्दों का अध्ययन ग्रामर के जिस पार्ट्स में होता है, उसी को हम लोग इटिमोलॉजी बोलते हैं। क्योंकि डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि इटिमोलॉजी इज़ अ पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन व्हिच वी स्टडी अबाउट वर्ड। इटिमोलॉजी ग्रामर का एक पार्ट्स है, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं किसको? वर्ड को, ठीक है ना? जिसमें हम लोग वर्ड के बारे में अध्ययन करते हैं, वर्ड के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना? कि वर्ड क्या होता है, ठीक ना? तो अगला प्रश्न मेरा वही सेम है कि वर्ड, जब हम वर्ड के बारे में स्टडी करेंगे, तो मेरे माइंड में एक प्रश्न आता है कि वर्ड कहते किसको है? वर्ड होता क्या है? ठीक ना? तो आपके माइंड में भी प्रश्न आ रहा हो कि वर्ड क्या है, ठीक ना? तो चलिए हम एक लाइन के माध्यम से बताते हैं कि वर्ड की जो है वो क्या है। वर्ड को हम हिंदी में शब्द बोलते हैं, ठीक ना? जो वर्ड को जोड़कर कनेक्ट करके आप सेंटेंस बनाते हैं, वो वर्ड है, ठीक ना? इसी वर्ड से आप सेंटेंस बनाते हैं, ठीक? तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे समझिए, कहता है कि अ ग्रुप ऑफ, समझिए इसका डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है? लेटरों का एक ग्रुप होना चाहिए, ठीक ना? क्या होना चाहिए लेटर का? ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ लेटर व्हिच गिव अस कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा और मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, ठीक ना? मीनिंग का अर्थ, कंप्लीट का मतलब पूरा, ठीक ना? अब बात को समझिए, पूरी बात को समझेंगे कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक ना? ग्रुप, लेटरों का ग्रुप होना चाहिए, ठीक ना? विच गिव अस कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड उसको कहेंगे जैसे कि 2, 3, 4, ठीक ना? लेटरों को समूह में अगर कनेक्ट कर दे, जोड़ दे, ठीक है? तो वो हमारा वर्ड का निर्माण करेगा, उसी को हम वर्ड बोलते हैं, ठीक ना? अब देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है आपके वर्ड के लिए, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। READ, रेड, ठीक ना? ये जो READ है, ठीक ना? ये है क्या? ठीक ना? इसका मीनिंग क्या है? ये तो पहले समझिए, ये ग्रुप ऑफ लेटर है, ये ग्रुप ऑफ लेटर, ये जो दिख रहा है, ये ग्रुप ऑफ लेटर दिख रहा है, READ, ये 4 गो लेटर का ग्रुप, क्या है? 4 लेटर का ये ग्रुप है, ठीक ना? तो इससे पहले तो 4 लेटर का ग्रुप है, ठीक ना? तो रूल क्या अचीव, इसका डेफिनेशन क्या रहा है? ग्रुप ऑफ लेटर, तो ग्रुप ऑफ लेटर है, ठीक है? लेकिन इसका कोई अर्थ दे रहा है, तो चलो अर्थ दे रहा है, 2 गो लिखा हुआ है सेम, ठीक ना? RAED, ठीक ना? तो दोनों शब्द में दोनों ग्रुप ऑफ लेटर ही है। क्या है? दोनों ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ठीक ना? इसमें भी 4 लेटर है, इसमें भी 4 लेटर है। हाँ, दोनों में, इसमें 4 है, इसमें 4, दोनों में 4-4 लेटर है, लेकिन ये अर्थ दे रहा है, ये अर्थ नहीं दे रहा है। तो आप एक बात ही यहाँ पर क्लियर कर लें, ठीक ना? कि ग्रुप ऑफ लेटर होगा, लेकिन उसका पार्टिकुलर कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ निकलेगा तभी वो क्या होगा? वर्ड होगा, ठीक ना? तो पहला इसका अर्थ निकल रहा है तो ये सही होगा, और दूसरा अर्थ निकल रहा है तो ये गलत होगा। ये हमेशा आपको आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक ना? चलिए, अगला है अ, ORANAG, ठीक है? ये एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसमें कोई दोहराई नहीं। क्या है ये? ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन इसका कोई अगर मीनिंग निकालने जाइएगा तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है? इसको अगर आप मीनिंग निकालने जाइएगा तो कोई मीनिंग आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है? तो ये कोई मीनिंग नहीं है, तो ये स्पष्ट हो गया, ये आपका वर्ड नहीं है। ग्रुप ऑफ लेटर है लेकिन वर्ड नहीं है। दूसरा है ORANG, ऑरेंज, पता नारंगी होता है, ठीक ना? इसका कोई पार्टिकुलर मीनिंग है, ठीक ना? ये वर्ड है, ये क्या होगा? सही होगा। इस तरह से फिर अगला है, 2 गो एग्जाम्पल मैंने 4-6 एग्जाम्पल लेने का प्रयास किया, 6 गो में 2-2 गलत है, 1-1 गलत है, 1-1 सही है। CAP, कैप, कैप मतलब टोपी, हम लोग जो पहनते हैं वो कैप, ठीक ना? और दूसरा CPA, इसका कोई मीनिंग नहीं, ठीक ना? तो जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक ना? वो आपका क्या कहलाएगा? वो वर्ड नहीं कहलाएगा, लेकिन जिसका मीनिंग निकलेगा वो वर्ड कहलाएगा। तो इसका मीनिंग निकल रहा है तो ये होगा वर्ड, और ये नहीं होगा, ठीक ना? तो आशा, उम्मीद यही कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वर्ड क्या है। एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से आप समझ पाए कि वर्ड है क्या, ठीक ना? उसके बाद हम कुछ और बातों को समझेंगे। इटिमोलॉजी के कुछ टाइप्स भी हैं, ठीक ना? जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हम पढ़ते हैं ना, वो इटिमोलॉजी का ही पार्ट्स है, ये टाइप्स के अंतर्गत आता है, ठीक ना? चलिए देखते हैं कि क्या है इटिमोलॉजी के टाइप्स को, ठीक है ना? चलिए, कहता है कि, समझिए, देयर आर देयर आर 8 8 काइंड्स ऑफ
एटमोलॉजी। एटमोलॉजी एटमोलॉजी की जो 8 काइंड्स होते हैं, 8 पार्ट होते हैं, ठीक ना? आप एटमोलॉजी की चर्चा करिएगा, ठीक ना? तो इसके 8 क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, ठीक ना? अब 8 पार्ट कौन-कौन होता है उसको थोड़ा समझिए। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पाँचवां एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 जो है टाइप्स हैं किसके? इसके एटिमोलॉजी, ठीक ना? आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रामर के पार्ट्स सिंटैक्स को। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सिंटैक्स का बड़ा आसान टॉपिक है। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है ना? अभी तक जितने टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया है सारा का सारा ईजी टॉपिक है, आसान टॉपिक है और आपको एक बार में समझने वाला टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं सिंटैक्स का। सिंटैक्स को हम हिंदी में वाक्य विचार कहते हैं। सिंटैक्स को हिंदी में वाक्य विचार कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं, क्या है डिफिनेशन। Definition है syntax. Syntax is a parts of English grammar in which we study about sentence. ठीक ना? यानी बात को समझिए। सिंटैक्स जो है ना, सिंटैक्स जो है ये इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है, ठीक ना? इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट्स है इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? अबाउट सेंटेंस का, ठीक ना? इसमें जो है हमको क्या करना है? सेंटेंस का विशेष तौर पर चर्चा करना है, विशेष तौर पर अध्ययन करना है, ठीक ना? यानी सिंटैक्स ये बताता है कि हमको सेंटेंस कैसे लिखा जा सकता है, सेंटेंस का क्या अरेंजमेंट होता है। इसी को समझने के लिए, इसी को जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं सिंटैक्स, ठीक ना? ऐसा कोई बात नहीं है कि सिंटैक्स के अलावा ये, ठीक ना? लेकिन मुख्य रूप से सिंटैक्स जो है ज़रूरी है। आप अगर सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक ना? तो आपको ज्ञान ही नहीं है, ठीक ना? सिंटैक्स का, तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। वो कैसे? मैं एग्जाम्पल के सहारे आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक ना? सिंटैक्स, जब जब ये बात आया सिंटैक्स में सेंटेंस का, तो एक प्रश्न आता है कि सिंटैक्स यानी कहते किसको हैं, ठीक ना? यानी सेंटेंस कहते किसको हैं, ठीक ना? तो मैंने सेंटेंस का डेफिनेशन अलग से लिख कर के आपको बताने का प्रयास किया है। ये जो सेंटेंस है ना, समझिए, ये जो सेंटेंस है ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, समझिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव अस करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मतलब होता है सही-सही, करेक्ट का मतलब सही-सही और मीनिंग का मतलब अर्थ। ग्रुप ऑफ वर्ड, ये जो होगा ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, यानी शब्दों का समूह होगा। सेंटेंस जो होगा ना, वो शब्दों का समूह होगा और शब्द जो होगा वो लेटरों का समूह होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक ना? तो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, वो उसका करेक्ट मीनिंग होना चाहिए, तब जाकर के वो कहलाएगा सेंटेंस, ठीक ना? यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव अस करेक्ट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक ना? जो सही-सही अर्थ दे, सही-सही मीनिंग का दे, ठीक ना? वो आपको कहलाएगा सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है बहुत सारा 4 गो 5 गो वर्ड ले लीजिए और एक ग्रुप में डाल दीजिए, फुल स्टॉप डाल दीजिए, तो क्या सेंटेंस बनेगा? बिल्कुल नहीं। वो सेंटेंस तभी बनेगा जब उसका ऑर्डर सही होगा, उस सही ऑर्डर में अरेंज किया हुआ रहेगा, तब जाकर क्या बनेगा? वो सेंटेंस बनेगा। आइए हम समझते हैं क्या होगा वो ऑर्डर और कैसे सेंटेंस बनने वाला है, ठीक ना? बिना देरी किए हुए हम समझते हैं, ठीक? चलिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के सहारे समझने का प्रयास करेंगे। यू ए वाई आर, ठीक है? ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, ठीक है? तो ये सब्जेक्ट है, फिर ये आर्टिकल आ गया, फिर जो है से नाउन है, फिर हेल्पिंग वर्ब है। तो ये कहीं से कोई सेंटेंस का अरेंजमेंट ही नहीं बैठ रहा है, ठीक ना? लेकिन क्या कह रहा है? करेक्ट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। करेक्ट मीनिंग निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा-पुल्टा दिया हुआ है, ठीक ना? एक ऑर्डर सही नहीं है, इसीलिए इसका जो मीनिंग है वो सही नहीं निकल पा रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता है, ठीक है ना? इसीलिए ये क्या होगा? ये आपका गलत होगा। ये क्या होगा आपका? ये गलत होगा, ठीक ना? दूसरा है यू आर ए बॉय, क्या है ये? यू आर ए बॉय। आप समझिए, ठीक ना? यू आर ए बॉय, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और आर्टिकल है, फिर नाउन है, ठीक है? तो ये एक सही क्रम में है, ये एक सही ऑर्डर में है। जब भी सही क्रम में, सही ऑर्डर में रहेगा, तभी जाकर के वो सही होगा। इसीलिए ये क्या है? सही है। ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला सही है। एक सही ऑर्डर में नहीं है। शब्द का जो अरेंजमेंट है वो सही क्रम में होना चाहिए, तभी जाकर के वो सेंटेंस होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज ए बॉय
इंटेलिजेंट, ठीक ना? ये ही, ए, इज मतलब ये भी सेंटेंस जो है से इसका अरेंजमेंट सही नहीं है, ठीक ना? इसीलिए ये सेंटेंस भी नहीं होगा, ये भी आपका होगा गलत। दूसरा है ही इज ए इंटेलिजेंट बॉय। अब ये इसका अरेंजमेंट सही है। ये नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है, उसके बाद आर्टिकल है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है। यानी इस क्रम उल्टा क्रम में भी देखें और सीधा क्रम में भी देखें, दोनों क्रम में ये सही है, इसीलिए ये सेंटेंस होगा। यानी मैंने क्या बताया आपको, ठीक ना? क्या बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये देख रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, लेकिन उसका करेक्ट मीनिंग आना चाहिए, है? और सेंस आना चाहिए, तभी जाकर के वो सेंटेंस के काबिल होगा, सेंटेंस होगा। 2 एग्ज़ाम्पल यहाँ है और 2 एग्ज़ाम्पल यहाँ है, ठीक ना? इसमें शब्द का अरेंजमेंट सही नहीं है, तो ये गलत हुआ। इसमें सब्जेक्ट का अरेंजमेंट सही है, तो ये सही हुआ। इसमें सब्जेक्ट का अरेंजमेंट गलत है, तो गलत हुआ। इसमें सब्जेक्ट का अरेंजमेंट सही है, तो सही हुआ। ठीक ना? चलिए इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है? अभी तक जितना चीज़ मैंने आपको बताया, मुझे याद है कि आपको हर एक चीज़ का टाइप्स अ, तथा उसकी विभिन्न चीज़ों को मैंने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया। ग्रामर में इतना डीप में आप यूट्यूब पर खोज लीजिएगा नहीं, ठीक है ना? इतना अच्छा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना? चलिए, तो आशा उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक ना? पहला है असर्टिव सेंटेंस, ठीक ना? सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं, वो कौन-कौन हो सकते हैं? पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना? उसके बाद चौथा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, पाँचवां है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस के टाइप, ठीक ना? ये टाइप्स के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। आपको देखिएगा कि टोटल चीज़ कहीं न कहीं आपको ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है ना? ये टोटल सेंटेंस थे, सेंटेंस की टाइप्स था और सिंटैक्स था। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक ना? चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स, जिसका नाम है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जो होता है, इसको हिंदी में हम लोग चिन्ह विचार कहते हैं। जो पंक्चुएशन होता है, इसको हिंदी में चिन्ह विचार कहते हैं, ठीक है ना? अब ये पंक्चुएशन जो होता है, इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। पंक्चुएशन इज अ पार्ट्स ऑफ इंग्लिश, ठीक ना? पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक, इन विच वी स्टडी अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स। यानी पंक्चुएशन मार्क को समझिए। पंक्चुएशन जो होता है वो इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट्स होता है, ठीक ना? इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स का, ठीक ना? या जो सिंबल है उसके अंदर का जो भी संकेत है, ठीक ना? उस संकेत को हम लोग स्टडी करते हैं, उस संकेत का हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी बात स्पष्ट हो गई कि पंक्चुएशन जो होता है, ये पंक्चुएशन इज अ पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स और सिंबल। यानी स्पष्ट हो गई कि इसमें हम क्या करते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स का, या समझिए पंक्चुएशन मार्क्स का या इसके जो सिंबल होते हैं, संकेत होते हैं, इस संकेत को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसमें? पंक्चुएशन मार्क्स में, ठीक ना? आइए कुछ पंक्चुएशन मार्क्स को हम लोग देखते हैं, ठीक ना? सबसे पहला हमारा पंक्चुएशन मार्क्स है फुल स्टॉप। क्या है? पहला फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? आपको याद होगा, जब सेंटेंस का समापन होता है, सेंटेंस का एंडिंग होता है, तो अंत में और सेंटेंस एसर्टिव होता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं, ठीक ना? सॉरी, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं, सही है, ठीक ना? और पंक्चुएशन मार्क्स क्या होता है, वो फुल स्टॉप होता है, ठीक ना? सेंटेंस के समापन में, सेंटेंस का अंत करने के लिए, सेंटेंस का जो एंडिंग होता है, उसमें आप यूज़ करते हैं फुल स्टॉप का। लेकिन एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए, ठीक ना? असर्टिव सेंटेंस रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, तभी जाकर के उसकी एंडिंग में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करिएगा, ठीक ना? दूसरा है कॉमा। क्या है ये? कॉमा। इसको, कॉमा को हम समझते हैं। कॉमा क्या है? ये कॉमा जो है, ये तब यूज़ होता है, कब यूज़ होता है? जब आप कोई सेंटेंस को विराम ले रहे हैं। सेंटेंस जो होता है, उस सेंटेंस का जो विराम होता है, वो विराम ले रहे हैं, ठीक ना? तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं? आप कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक ना? तीसरा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या होता है? जब भी सेंटेंस, समझिएगा, कोई भी सेंटेंस है, ठीक ना? उस सेंटेंस अगर वो प्रश्न करने वाला सेंटेंस है, ठीक ना? वो सेंटेंस है, सेंटेंस प्रश्न करने वाला होता है, उस सिचुएशन में आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक ना? जैसे कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो इसका एंडिंग किससे होगा? ये क्वेश्चन मार्क से होगा, ठीक ना?
जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या WH वाला सेंटेंस हो तो उसका जो एंडिंग होता है, प्रश्न पूछने वाला बात होता है, उसका जो समापन हम करते हैं तो हम लोग इसी चीज़ से करते हैं। अगला है डैश, ठीक ना? डैश डैश का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई सेंटेंस को नहीं हम लोग कहते हैं कि चलो ये चीज़ टॉपिक लिखकर डैश दो, ठीक ना? तो ये इस वहाँ उस सिचुएशन में हम इसको डैश का यूज़ करते हैं। ठीक। अगला है इन्वर्टेड कॉमा नरेशन में यूज़ करते हैं जो सेंटेंस को बीच को डिनोट करने के लिए, या कोई कोटेशन आपको अच्छा-सा कोटेशन लग रहा है किसी का, ठीक ना? तो वो कोटेशन को बीच में ब्रैकेट के अंदर मतलब इसको डालने के लिए आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क कब करते हैं? जब कोई सेंटेंस जो होता है ऑपरेटिव सेंटेंस हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तो उसका जो एंडिंग होता है, ठीक ना? चाहे उसमें ऑर्डर हो, अभिशाप इस तरह के बात हो, ठीक ना? तो उस तरह के सेंटेंस का जब एंडिंग होता है, समापन होता है, तो आप इसका यूज़ करते हैं। अगला है हाइफ़न, देखिए माता-पिता ये दोनों के बीच में जो शब्द जो एक तनी को डीर खिंचाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइफ़न बोलते हैं। उसी शॉर्टकट में, ठीक ना? आप जैसे कि मदर इन लॉ उसके बीच-बीच में हाइफ़न जो होता है, ठीक ना? वहाँ पर भी, या माता-पिता, भाई-बहन, इसमें जो बीच में जो गैप होता है, उस गैप में हम हाइफ़न का यूज़ करते हैं। क्लोन ये भी यूज़ करते हैं, सेमीकोलन ये दोनों कंप्यूटर में आप देखते होंगे सेंटेंस बनाते वक़्त यूज़ होता है। एपोस्ट्रोफी जब भी आप एपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं, ठीक है? या एपोस्ट्रोफी लिखते हैं, ठीक ना? सेंटेंस के ऊपर में ऐसे करके चिन्ह रहता है, उसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, ठीक ना? इस तरह का चिन्ह आपको बहुत बहुत केवल यही इतना ही चिन्ह नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारा चिन्ह है, ठीक ना? जिसको आप पढ़ते हैं, वो सब का सब पंक्चुएशन के अंतर्गत ही आता है। ग्रामर एक बहुत विशाल है, ठीक ना? समुद्र है, ग्रामर आप पढ़िएगा ना, ग्रामर समुद्र है, ठीक ना? कोई भी क्लास में आप होगे लिटरेचर पढ़ते होंगे, तो लिटरेचर का सीमित है, लेकिन ग्रामर सीमित नहीं है, ये एक समुद्र है। जितना पढ़िएगा उतना कम नज़र आएगा आपको, ठीक है ना? उतना अंदर आप जाके जाइएगा, ठीक है ना? चलिए, तो ये हमारा समापन हुआ पंक्चुएशन, और एक लास्ट टॉपिक है आज के ग्रामर का, जिसका नाम है प्रोसोडी छंद विचार। क्या होता है समझिएगा। प्रोसोडी इज ए पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study in which we in which we study about rhymes, म्यूजिक, ट्यून, ईटीसी। यानी ये सब जो है से म्यूजिक मतलब पता ही होगा आपको, टोन, ट्यून, जब कोई चीज़ को गाना-वाना बजता है तो ट्यूनिंग पहले बजता है, म्यूजिक गाना से पहले होता है, ठीक ना? और रैम्स का मतलब वही लय, ठीक ना? ये सब जो है से कविता-वविता जब लिखा जाता है तो उस सिचुएशन में इस सब का प्रोसोडी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक ना? ओवरऑल मिला-जुला करके जो भी मैंने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया, पंक्चुएशन, प्रोसोडी और ग्रामर की, और कुछ पार्ट्स को मैंने आपको अच्छे से डील करवाया, ठीक ना? और यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है, ठीक ना? फिर मिलते हैं आपसे एक और नए टॉपिक के साथ। अब हमको विदा दीजिए। धन्यवाद।